बहुत सारे डिमांड के बाद भाई ये चैप्टर भी आ चुका है। ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कराई, आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएंगे। वो अलग अलग है, अगर आदिकाल के राइटर अलग है, भक्ति काल के अलग है। भक्ति काल जो है इसका समय आपसे पूछा जाए तो वह आपका है 1343 से लेकर 1643 तक। छायावाद के 4 पिलर्स, 4 स्तंभ कौन थे? साहित्य की सबसे पहली भाषा भी पद ही थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं शिखा मिश्रा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज के इस सीरीज पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। जैसा कि जब मैंने आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया तो उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स आपके आए कि मैम हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया और इसी तरह से आप पद्य साहित्य का इतिहास भी पढ़ा दीजिए। तो आपके बहुत सारे डिमांड के बाद भाई ये चैप्टर भी आ चुका है। हालांकि वैसे भी मैं ये चैप्टर आपको करवा देती, फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। एक चीज मैं आपसे कहूंगी बच्चा जी, जब भी हम गद्य साहित्य पद्य साहित्य पढ़ते हैं, देखो गद्य साहित्य के अंदर बहुत सारे लेखक हर एक मतलब बोलते हैं ना काल के अंदर दिखते हैं और कंफ्यूजन होता है। इस वजह से मैंने उसके अंदर कुछ ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कराई ताकि आप उससे अच्छे से आसानी से समझ पाए, ठीक है। लेकिन अगर हम पद्य खंड की बात करें तो पद्य खंड इतना मुश्किल नहीं होता। पद्य खंड के अंदर बहुत सारे राइटर्स अपने आप आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएंगे। वो अलग अलग है, अगर आदिकाल के राइटर अलग है, भक्ति काल के अलग है ना, आपके आधुनिक रीति काल के अलग अलग है, तो आप आराम से कर सकते हैं। बस एक चीज है बच्चा जी कि हम जब पद्य साहित्य का इतिहास किताब में देखते हैं या कई जगह पर अपने आप से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम इतने सारे कंटेंट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मैं आज आपको विश्वास दिलाती हूँ बेटा जी कि आप अगर अपनी पुस्तक, आपके पास जो भी आपकी किताब है, आप उसको एक बार पढ़ने के बाद मेरी इस क्लास को देख रहे हैं या आप मेरी क्लास देखने के बाद अपना अगर चैप्टर पढ़ें, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी किताब के अंदर बहुत सारा जो कॉन्टेंट दिया है उसमें से जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सिर्फ क्वेश्चन पर मैंने ये सीरीज का ये चैप्टर तैयार करा आप लोगों के लिए। बहुत समराइज वे में है, इतना ही आपको पढ़कर जाना है, इतना ही आपका चैप्टर है। इसी से आपके क्वेश्चंस जो कई साल अब तक के जो पेपर होते आए हैं उसमें पूछे गए हैं। और बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, आराम से आप याद कर पाएंगे। बस आपको क्या करना रहेगा कि इसके अंदर जितने भी काल मैंने विभाजित करे हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं, जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, उसको आपको अपने से थोड़ा थोड़ा करके रिपीटेड करके पढ़ना होगा, याद करना होगा। और मुझ पर विश्वास करिए बच्चा जी, आज आप इसको देखने के बाद इस चैप्टर को समझ जाएंगे। 2 से 3 बार अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। इस पर आप क्वेश्चन एमसीक्यूज लगा लेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रही हूं कि आपके 5 नंबर आज पढ़ने से तो यही पक्के हो जाएंगे। इसी में से ही क्वेश्चन भी आपका पेपर में आएगा, ये भी मैं आपको कह दे रही हूँ। पर इसको याद करने का तरीका बेटा मैं आपको बता रही हूँ कि करना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको पूरा खिचड़ी बनाकर दे रही हूँ लेकिन खानी तो आपको ही पड़ेगी। तो कैसे याद करना है ये मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चा आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए, खुद को शीशे के सामने खड़े हो जाइए, खुद वहां पर अपने आप को पढ़ाइए, रचनाओं को पढ़िए और उस पर फिर एमसीक्यूज लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले आदिकाल और भक्ति काल करेंगे, क्योंकि देखो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रीतिकाल और आधुनिक काल ही हमें दिया गया है। लेकिन आपको पता है एग्जामिनर इन दोनों से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है ना। तो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उतना ही कंटेंट हम पढ़ेंगे, पूरा आदिकाल भक्ति काल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको ही देखेंगे और डिटेल में हम रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पद्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चा जी हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो पद्य ही था, ठीक है। यानी कविता जैसा एक फॉर्मेट बोल सकते हो, एक प्रारूप बोल सकते हो, जिसके अंदर लय, ताल, तुकबंदी का प्रयोग करा जाता है। जैसा कि आप कबीर, गुरु नानक देव जी, रस खान, तुलसीदास, सूरदास जी के पदों को जब आप पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो आपको पद्य साहित्य का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है ना। तो पद्य के अंदर लय, ताल, तुकबंदी का ध्यान रखा जाता है और साहित्य की सबसे पहली भाषा भी पद्य ही थी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कि आदिकाल या आदिकाल भी छोड़िए, हम सबसे पहले हम यहाँ, एक सेकंड दीजिए बच्चा।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको बेटा जी मोटे-मोटे 4 रूप में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका आता है आदिकाल, ठीक है? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपके 2-3 सवाल बनेंगे आराम से, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बोलूंगी, ये जो आज मैं क्लास आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, इसके एक एक चीज एज इट इज अपनी कॉपी में आप उतार लीजिएगा। यही से क्वेश्चन बनेंगे, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आप सोचे कि इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिसपे मैम स्टार लगा रही है, सिर्फ उतना लिख लिए, नहीं, सारा लिखना है। स्टार जिस पे लगा रही है उसका मतलब ये तो आपको 110% ही याद करके जाना है, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, वो वाली चीज है, ठीक है। बाकी लिखना सब कुछ है इसके अंदर, जितना मैंने लिखवाया बहुत बड़ा नहीं है, छोटे छोटी चीजें लिखवाई है मैंने, ठीक है, बहुत समराइज वे में है। तो हिंदी पद्य साहित्य के अगर काल विभाजन की बात करें तो सबसे पहले आता है आदिकाल। आदि का मतलब ही होता है प्रारंभिक काल, शुरुआती काल। आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय वीरों का बखान, इस समय जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उसमें युद्ध भूमि और उनकी वीरता का गुणगान किया गया था, इसलिए इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और इसकी जो समय सीमा है वो 743 से लेकर 1343 तक की मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा उत्तर मध्यकाल, जिसे हम मिडिवल एरा भी बोलते हैं, है ना। उत्तर भी नहीं, हम कहेंगे पूर्व मध्यकाल, ठीक है। मध्य मतलब होता है बीच का काल, जिसे हम मिडिवल एरा कहते हैं। उससे पहले का थोड़ा सा पहला वाला टाइम जिसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं। आप इसे भक्ति काल से याद करिएगा, ठीक है। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल। भक्ति काल जो है इसका समय आपसे पूछा जाए तो वह आपका है 1343 से लेकर 1643 तक का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका उत्तर मध्य काल, यानी कि रीति काल, आपका सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके काल विभाजन का भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 1643 से लेकर 1843 का जो टाइम है वो आता है आपका रीति काल का। और इसके बाद आता है आपका आधुनिक काल, और आधुनिक काल का जो समय सीमा है बच्चा जी वो है 1843 से लेकर अब तक की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर फिर से मुझे ये कहेंगे कि मैम हमारे बुक में तो ये डेट्स दी है, मैं फिर से आपको समझाऊंगी, 1-2 साल ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं पेपर में टिक। लेकिन जो आपकी एग्जैक्ट डेट किताबों में दी गई है और बहुत सारे क्वेश्चंस में जो ये डेट्स रखी गई हैं वो यही डेट्स है, तो आप इसी डेट को लेकर चलिए, ऊपर नीचे 1-2 साल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना बड़ा चार्ट देखकर आप हो जाएंगे मैम इतना सारा है क्या हिंदी पद्य साहित्य, ये सब पढ़ना पड़ेगा, बहुत छोटा है। जब ये पूरा चार्ट, पूरे चैप्टर को ही मैं खत्म कर दूंगी, ठीक है। आप पूरा चैप्टर जब खत्म कर रहे होंगे तो आपको ये चार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके बताती चलूंगी और चार्ट भी समझाती चलूंगी। इस चार्ट का अगर हम बात करें तो हिंदी पद्य साहित्य का से संबंधित जो काल है और उनकी शाखाएं हैं, उसमें सबसे पहला जो काल आता है वो है आपका आदिकाल। तो सबसे पहले हम आदिकाल को पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी कोई शाखा वाखा नहीं है, सिर्फ आदिकाल है। आदिकाल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आदिकाल का मतलब क्या होता है, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आदिकाल के बारे में जानते हैं। देखो, आदिकाल से सबसे पहला चीज मैंने आपको इसका मतलब बता दिया था, प्रारंभिक काल कहा जाता है। और इसके अंदर युद्ध भूमि का वर्णन, उनकी और जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनकी वीरता का गुणगान किया जाता था, इसलिए इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी जो समय सीमा है उसका सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनेगा, तो आप बता देंगे 743 से लेकर 1343 तक का। फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अन्य नाम क्या है, या फिर आपसे कोई भी एक नाम देकर, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया, या फिर चारण काल किसने नाम दिया, तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो आदि काल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं बेटा जी, ठीक है। इसे हम चारण काल भी कहते हैं, वीर काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत युग भी कहते हैं और बीजप्पन काल भी कहते हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वीर गाथा काल और चारण काल। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर गाथा काल नामकरण किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और चारण काल ये नामकरण किसने करा था, तो डॉक्टर गियर्सन और राम कुमार वर्मा जी का मानना था, ठीक है। तो ये दो जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी
बाकी ये नाम देख लेना। अब तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि भाई आदिकाल के लेखकों के नाम बताइए। तो आदिकाल के प्रमुख लेखकों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो चंद्रबरदाई आ जाते हैं, अमीर खुसरो आ जाते हैं, जगन्निक, नरपति नाला और विद्यापति। इसमें से भी आपसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके चंद्रबरदाई, ठीक है, अमीर खुसरो, जगन्निक और विद्यापति। ठीक है, अब इनकी चौथा क्वेश्चन बनेगा इनकी रचनाओं से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है इनकी रचनाओं से। तो आपसे पूछा जाए कि चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो है। अमीर खुसरो पहेलियां और मुकरियां लिखते थे। जगन्निक परमाल रासो और आला खंड लिखा था इन्होंने। नरपति नाला ने बीसल देव रासो लिखा था और विद्यापति ने पदावली लिखा था। बस आदिकाल से आपको इतना ही याद करना है, इससे यही 4 क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे पूछेगा उसकी समय सीमा, उसके अन्य नाम, उसके नामों से नामकरण किसने करा और उसके प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। सिर्फ एक स्लाइड के अंदर इतना ही आपको आदिकाल याद करना है। मैं साइड हो जा रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही पेपर में याद करके जाना है आदिकाल के बारे में, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी बच्चा। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे काल पर जो कि है भक्ति काल से। ठीक है, अगर हम भक्ति काल की बात करें तो आपको पता है कि भक्ति का काल, ये काल ऐसा था जिसके अंदर जो बाहरी शासक थे उनका आक्रमण बढ़ रहा था और इस कारण से लोगों का जो रुझान था और जो झुकाव था वो भक्ति की तरफ बढ़ता चला गया था। और इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे जो रचनाएं लिखी गई वो भक्ति पर लिखी गई, इसलिए इस पूरे काल को भक्ति काल कहा जाता है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भक्ति काल के प्रमुख मतलब इसका जो समय सीमा है वो क्या है, तो आप बता देंगे 1343 से लेकर 1643 है। ठीक है, अब इसको 2 शाखाओं में बांटा गया था, एक है निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर मैंने आपके इसमें बनाया हुआ है। सगुण, देखो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा का मतलब है बेटा जी वह ईश्वर जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो निराकार है। और सगुण भक्ति धारा का मतलब है वह ईश्वर जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो साकार है। ठीक है, तो इनको 2 भागों में विभाजित किया गया था। अगर हम निर्गुण को भी देखें तो 2 भागों में बांटे गए, एक ज्ञान मार्गी यानी जो ज्ञान के मार्ग पर चलते थे, और एक प्रेम मार्गी यानी प्रेम मार्गी यानी प्रेम के मार्ग पर चलते थे। और साथ ही साथ उन्होंने प्रेम की रचनाएं लिखी और ज्ञान ने ज्ञान की संबंधित रचनाएं लिखी। वहीं पर अगर हम सगुण के अभी देखें तो उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में। ठीक है, राम भक्ति में तुलसीदास जी को देख सकते हो और कृष्ण भक्ति में तो आप किसको देख सकते हो, सूरदास जी को। ठीक है, तो ये इस तरह से बांटा गया है। पर आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है इसमें कि जो आपका 2 काल याद रखो, मतलब भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो बता देती हूँ इसका अन्य नाम। ठीक है, इस काल के अगर आपसे पूछे जाए अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है स्वर्ण युग। ठीक है, स्वर्ण युग को भक्ति काल को ही कहा जाता है क्योंकि सबसे अच्छा काल जो माना जाता है वो भक्ति काल ही माना जाता है। ठीक है, इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और लोक जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप इसमें जो पेपर में जो पूछा जाता है वो स्वर्ण युग से पूछा जाता है। ठीक है, अब निर्गुण और सगुण के कवि देख लो, बस खत्म, भक्ति काल भी खत्म हो जाएगा आपका। तो निर्गुण शाखा के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, अब इसके कवि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आते हैं कबीर। कबीर ने साखी, सबद और रमेनी लिखे हैं। रविदास, जिनको रविदास कहते हैं, तुम चंदन हम पानी। नानक, गुरु ग्रंथ साहिब लिखा। और दादू दयाल, मलूकदास। इसमें कबीर, कवि, नानक जरूर याद कर लीजिएगा, रविदास कर लीजिएगा। लेकिन आप ऐसे याद कर लेना कि भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि कौन कौन हैं, तो आप याद करेंगे कबीर, गुरु नानक देव, रविदास, दादू दयाल और मलूक। ठीक है, मलूकदास। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके सगुण के। ठीक है, देखो निर्गुण से कबीर से पूछा जा सकता है अगर पूछते हैं तो, और सगुण से अगर तुलसीदास, सूरदास से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें वह जो ईश्वर जिसको हम देख सकते हैं, जो साकार हो, वो सगुण धारा के कहलाते हैं। और इसके प्रमुख लेखक है रामानंद,
तुलसीदास, तुलसीदास जी, फिर मलिक मोहम्मद जायसी, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, परमानंदास, कृष्णदास और रसखान। इसमें से जिनकी रचनाएं या जिनके बारे में पूछा जाता है वो तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सूरदास है, मीराबाई है और रसखान है। ठीक है, इनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा, जैसे तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, राम लला, नहचू। अब वली वली लगा दोगे तो वैसे ही 2-3 चीजें तैयार हो जाएंगी। इसके बाद आता है मलिक मोहम्मद जायसी, कथा शैली लिखा करते थे, यानी कथा में ज्यादातर लिखा करते थे। ठीक है, वल्लभाचार्य वो थे जिसने कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक यानी उसकी शुरुआत करने वाले थे। अष्टछाप के कवि जो है ना, इन्होंने ही 8 कवियों का जो समूह तैयार करा था वो इन्होंने ही तैयार करा था। ठीक है, इसके बाद सूरदास, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, मीराबाई की राग गोविंद, गीत गोविंद और नरसी जी की मायरा कई बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद रसखान जी का प्रेम वाटिका, सुजान और रसखान, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रचनाएं आपको दी हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। आ जाते हैं आप भक्ति काल के अंदर बस इतना ही याद करना था आपको, एक निर्गुण शाखा के कवि और सगुण शाखा के कवि और उनकी रचनाएं, बस इससे ज्यादा भक्ति काल में आपको कुछ नहीं याद करना है। भक्ति काल में आपको याद रखना है कि इसकी समय सीमा क्या है, तो भाई 1343 से लेकर 1643 है। इसको अन्य किस नाम से, तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल युग के नाम से भी जाना जाता है और लोक जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया, तो 2, सगुण और निर्गुण। सगुण के अंदर आप बता दोगे तुलसी, मीराबाई, ठीक है, रसखान, वल्लभाचार्य, रामानंद, ये सब कवि आ जाते हैं। और निर्गुण के अंदर आपके कबीर, रेदास, गुरु नानक देव जी, दादू दयाल और मलुकदास आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं बेटा जी अष्टछाप के कवि, 8 कवियों के नाम है, इनको बस आप पढ़कर चले जाइएगा। 8 अष्टछाप के अंदर 8 कवियों का समूह तैयार किया गया था जो कृष्ण भक्ति धारा को आगे लेकर जाने वाले थे। ठीक है, जिसमें सूरदास सबसे पहले आते हैं, फिर नाभादास आते हैं, परमानंदास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। ठीक है, इन 8 कवियों के नाम याद कर लीजिएगा बेटा जी। तो यहां पर आपका भक्ति काल समाप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने रीति काल पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, अब रीति काल का सबसे पहले तो हमें मतलब जानना पड़ेगा कि रीति काल का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जैसे आप गद्य साहित्य पढ़ते हो तो गद्य साहित्य को पढ़ने के लिए आपको पता है कि एक व्याकरण होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य, शब्द, ये सारी चीजें पढ़ते हो तो एक गद्य की भाषा तैयार होती है। वैसे ही पद्य की भी एक भाषा होती है, उसका भी एक व्याकरण होता है। तो जो उस काल के विद्वान थे उनका मानना ये था कि हिंदी में हम पद्य को, जैसे अगर आप भक्ति काल में देखेंगे तो कबीर जी को देख लो आप, या बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने कभी शब्दों पर ध्यान दिया ही नहीं। वो किस पर ध्यान देते थे, वो भावनाओं पर ध्यान देते थे और शब्दों को कुछ भी रख देते थे। ठीक है, इसलिए जब रीति काल आया तो जो बड़े बड़े विद्वान थे उनका मानना ये था कि भाई कविता लिखने का भी एक व्याकरण होना चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, कोई कुछ शास्त्र होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी लिख दो और वो कविता मान ली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कविता लिखने के लिए यानी पद लिखने के लिए कुछ नियम बनाए। उस शास्त्र को, उस नियम को ही हमने एक काल में बांटा जो कि पढ़ा रीति काल, यानी काव्य लिखने की रीति, काव्य लिखने का शास्त्र, काव्य लिखने का नियम। रीति मतलब नियम कहा जा सकता है। ठीक है, तो काव्य लिखने का नियम तैयार किया गया, उसी को हम रीति काल कहते हैं। ठीक है, अब इससे पहला सवाल आपका बनेगा कि रीति काल के समय अवधि क्या है, तो 1643 से लेकर 1843 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ये 110% है, पेपर में आपके पूछा जाएगा, किसी ना किसी सेट में, हो सकता है 2 से 4 सेट में क्वेश्चन आ जाए, पर आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद करके चले जाइएगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगी बच्चा कि रीति काल की अभी मैंने आपको परिभाषा बताई कि काव्य को लिखने का शास्त्र, कुछ नियम को ही हम रीति काल कहते हैं। समय अवधि पता चल गई। अब आ जाता है कि रीति काल के अन्य नाम क्या है। तो पता है बेटा जी, देखो काव्य लिखने का
कुछ नियम में क्या होंगे, अलंकार होंगे, रस होंगे, छंद होंगे, है ना, इन्हीं के नियम बनेंगे। तो रीति काल के अंदर सबसे ज्यादा रस और अलंकारों का ही प्रयोग हुआ था, ठीक है। इसलिए इस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है, और कला काल, कला दिखाई गई थी ना, तो कला काल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो श्रृंगार काल और अलंकृत काल है। श्रृंगार काल जो नाम है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, और अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया था, ठीक है। कला काल डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने दिया था। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। अब इनमें से शुक्ल रीति काल के कुछ लेखक है, जिसमें से कुछ ऐसे 2-3 लेखक है जिनके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि अलंकारवादी कवि किसे कहा जाता है, या वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ना बच्चा जी, ये पेपर में क्वेश्चन एज इट इज बनते हैं, इसलिए मैंने आपको पॉइंट्स में बनाकर दे दिया कि आप आसानी से याद कर सको, ठीक है। तो जो केशव है, केशव को अलंकारवादी कवि कहा जाता है, भूषण को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है, और पद्माकर और देव को श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है। फिर से याद करेंगे बेटा, वीर रस का कवि किसे कहते हैं, भूषण को कहते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस का कवि किसे कहा जाता है, तो पद्माकर और देव को कहा जाता है। और अलंकारों का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया था, तो केशव ने किया था। किसने कहा था बेटा जी, केशव ने किया था, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आपका आ जाता है रीतिकाल। रीतिकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आ जाओ, ये हमने अच्छे से समझ लिया, यहां तक हमने इसको देख लिया था। देखो चार्ट भी हमारा साथ साथ तैयार होता चल रहा है ना। हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, है ना। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे रीतिकाल पर। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। अब ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त है क्या, देखो सिंपल तरीके से बताऊं तो आपको पता है काव्य लिखने के कुछ नियम बने, तो नियम जो बने थे वो रीतिबद्ध में बने, फिर उसका प्रयोग कब हुआ, रीति सिद्ध में हुआ। फिर इनको लगा कि भाई बहुत मुश्किल है, तो रीति मुक्त कविता लिखी गई, है ना, तो उसको मुक्त कर दिया गया, तो रीति मुक्त में आ गए, बस ऐसा ही था। तो ये 3 काल बनकर आए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। अब इनके कवि और इनकी रचनाएं पूछी जाती है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे रीतिबद्ध काल के बारे में, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि जिसे हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, इस समय कवियों ने शास्त्रीय नियम यानी रीतियों के अनुसार काव्य रचना की। इसमें रस, अलंकार, नायिका भेद जैसे विषयों का विवेचन किया गया था, यानी इसमें अलंकार, रस पर ध्यान दिया गया था। अब इसके जो लेखक है वो कौन कौन है, तो चिंतामणि है, केशव है, भूषण है, मतीराम है, पद्माकर है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़कर जाना है। चिंतामणि ने श्रृंगार मंजरी लिखी है। केशव की रचना पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, रामचंद्र का पूछी गई है। अब देखो किसे, इसको कैसे याद कर सकते हो, राम केशव का ही नाम है ना, तो राम किसने लिखा है, केशव ने लिखा है। तो रामचंद्र का केशव की है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया इन्हीं की है। फिर भूषण आ जाते हैं, भूषण ने लिखी है शिवराज भूषण, शिवा बावली और छत्रसाल दशक पेपर में कई बार पूछा गया है। मतीराम, रसराज और ललित ललाम, ललित ललाम पेपर में कई बार पूछा गया है। पद्माकर ने पद्मभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, गंगा लहरी कितनी बार पेपर में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिएगा, और थोड़ा कुछ दिन धैर्य रख लेना, मैं खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आऊंगी, आपको ही दिखा दूंगी कि देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रीति सिद्ध काल के कवि। इस काल में कवियों ने रीति यानी काव्य नियम के सिद्धांतों को भली भांत आत्मसात मतलब अपना लिया था, ठीक है, अपना लिया और उन्हें अपनी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया। पहले तो नियम बनाए गए थे रीतिबद्ध में, और फिर रीति सिद्ध के अंदर उसको अपनाया गया था। और उसमें एक ही कवि का नाम आता है जो कि है बिहारी। बिहारी ने सतसई लिखी थी। सतसई, सई का मतलब होता है दोहे। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 719 दोहों का एक लेख तैयार करा था जिसे सतसई कहा जाता है, ठीक है। तो 7 सतसई इन्हीं की रचना है। बिहारी, बिहारी जी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है, ठीक है। आप याद कर सकते हैं बेटा जी, गागर में सागर भरने वाला कवि, सागर
भरने वाला कवि। पता है, गागर में सागर भरने वाला कवि का मतलब होता है कम शब्दों में बड़ी बात कह देने वाला। बिहारी की आप कविताएं जब हमने पढ़ी हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हो, दो दो लाइनों में बड़ी बड़ी बात कह गए थे ये। चलिए, तीसरा आ जाता है रीति मुक्त, यानी नियमों से मुक्त कविता लिखना, पद्य लिखना। रीति काल की एक काव्य धारा है जिसमें कवियों ने पारंपरिक काव्य नियम रीति से मुक्त होकर स्वच्छंद यानी आजाद हो अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। इसके जो कवि हैं वो घनानंद है, बोधा है, आलम है और ठाकुर है। सारे इंपॉर्टेंट है, घनानंद को जरूर कर लेना, आलम, ठाकुर, बोधा सारे इंपॉर्टेंट है। सुजान हित प्रबंध और सुजान सागर ये पूछा जाता है पेपर में। विशारविति और इश्कनामा, आलम का आलम केली और ठाकुर का ठाकुर ठसक। चलिए, अब रीति काल की विशेषताएं पेपर में कई बार पूछी गई हैं, है ना। रीति काल की क्या विशेषताएं रही, यानी रीति काल के अंदर मेन क्या क्या चीजें थी। तो देखो मैंने पॉइंट्स बनाकर दे दिए, आप इन्हीं पॉइंट्स को समझ लीजिए बस। काव्य शास्त्र और अलंकारों का विशेष महत्व था, यानी इसमें काव्य का एक शास्त्र नियम तैयार किए गए और अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था। दूसरा, श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी नायक नायिका की सुंदरता, उनके प्रेम को सबसे ज्यादा, उनका संयोग वियोग बहुत ज्यादा इस काल में प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर राज आश्रय की परंपरा, यानी इस काल के अंदर जो राजा होते थे वो अपने आश्रित बहुत सारे कवियों को रखते थे, तो वो कवि उन्हीं पर अपने राजाओं की प्रशंसा लिख करते थे, तो वो देखने को मिलता है। इस काल में ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। काव्य रूपों का विकास हुआ, यानी काव्य के बहुत बहुत नए नए नियम निकल कर आए थे इस काल में। कल्पनाशीलता, यानी आप देखोगे कल्पना में बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी, है ना। नायिका जो होती थी वो बादल के माध्यम से और वर्षा के माध्यम से, है ना, प्रकृति के माध्यम से नायक तक अपनी बात पहुंचाने की करती थी, तो ये सारी चीजें इस काल में देखने को मिलती हैं। और लयात्मकता और भाषा सौंदर्य ना, लय एक बनता था, एक रिदम बनता था और भाषा की सुंदरता होती थी। तो इसमें से मेन पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? काव्य शास्त्र, अलंकारों का विशेष, श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग, ठीक है, और कल्पनाशील और सौंदर्य चित्रण, ये तो जरूर याद कर लेना। ठीक है तो सातों पॉइंट इंपॉर्टेंट, पर ये जो मैंने मार्क करें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। यहाँ पर आपका रीतिकाल हो गया है समाप्त। इतना ही है रीतिकाल, इतना ही आपको पढ़ना है, बस इसको थोड़ा अच्छे से बार बार देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। इतनी ही रचनाएं हैं, इससे ज्यादा रचनाएं भी नहीं है, तो इतना याद कर लिया काफी है। आधुनिक काल बड़ा है, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे क्योंकि आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखो आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं बच्चा जी, ये देखो हमने ये तीन देख लिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आधुनिक काल। ये देखो ये रहा। आधुनिक काल को हमने चार भागों में बांटा है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। याद होगा हमने आधुनिक शुक्ल काल वाला पढ़ा था ना, ये वही वाला काल है ना। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग, सेम वही नाम है, याद है आपको। छायावाद के बाद वाला काल था, यानी छायावादोत्तर काल जो था, उसको दो भागों में बांटा गया था, एक प्रगतिवादी और एक प्रयोगवादी। अब इसी को हमें डिटेल में जानना है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये टेबल भी समाप्त और चैप्टर भी समाप्त होने वाला है, लेकिन पहले हम आधुनिक काल को देख लेते हैं। आधुनिक काल से सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा उसकी समय सीमा से। तो 18, ये गलती से आ गया बेटा, 1843 से लेकर अब तक का जो टाइम है वो आधुनिक काल का है। ये वह समय था जब भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, लोग अपने देश और संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे थे, और इसी जागरूकता का प्रभाव हिंदी कविता पर भी पड़ा था और धर्म सुधार पर भी पड़ा था। तो वही विषय इसके अंदर अपनाए गए थे इस काल के अंदर। ठीक है, अब आपका आता है आधुनिक काल के अन्य नाम क्या है। तो आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल, बहुत सारे काल के नाम से जाने जाते हैं, पर हमारे पेपर में ये पूछा नहीं जाता है, बस सुन लो इसे। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, ठीक है, जिसे नव जागरण काल और पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ये अपने गद्य साहित्य में पढ़ ही लिया था। इसका जो समय माना जाता है वो 1857 से लेकर 68 या 1900 का माना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप बच्चा जी, इसके प्रमुख लेखक और रचनाएं देख लीजिए। बस देखो आधुनिक काल के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है, इसके समय सीमा, इसके लेखक और उसकी रचनाएं, बस, और उसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं जाननी है।
ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका। प्रताप नारायण मिश्र, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद और लालित्य लहरी। जगमोहन सिंह का देवयानी, प्रेम संपत्ति, लता और श्याम सरोजनी है। ठीक है, इसमें से भारतेंदु की रचना एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक, इसके बाद इस काल की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें श्रृंगारिकता यानी श्रृंगार का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया। सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया कविताओं में। ठीक है, हास्य व्यंग और व अनुवाद काव्य हुआ, यानी हंसी मजाक और किसी पर ताना मारना, तंज कसने वाली कविताएं लिखी गई और अनुवाद यानी ट्रांसलेशन वाली कविताएं भी आई और देशभक्ति की भावना दिखाई गई। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि भारतेंदु युग की क्या विशेषता है तो आप बता सकते हो। चलिए, अब आ जाते हैं हम द्विवेदी युग। इसको हम सुधार काल और जागरण सुधार काल भी कहते हैं। ये हम लोग गद्य में पढ़ ही चुके हैं। समय सीमा है 1900 से लेकर 1922 या 20 तक की। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पढ़ा था ये काल, आपको पता ही है। ठीक, अब इस काल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई उसकी प्रमुख लेखक देख लेते हैं। बस वाह, इतना ही कहे इसके अंदर। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं पेपर में कई बार पूछी गई हैं। प्रिय प्रवास, अब देखो मैं इसको कैसे याद कराती हूँ। देखो, अयोध्या से वनवास हुआ था, अयोध्या से वनवास हुआ था, तो प्रिय से अपने लोगों से क्या हो गए थे, दूर हो गए थे, है ना। राम जी दूर हो गए थे, सीता जी दूर हो गई थी, तो ऐसे में प्रिय प्रवास हुआ था। तो किसने लिखा, अयोध्या, ऐसे याद कर सकते हो। वैदेही वनवास, अब वैदेही सीता जी का ही नाम है तो वैदेही का भी वनवास हुआ था, तो वैदेही वनवास अयोध्या जी की है। फिर आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं पेपर में 110% पूछी जाती है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयदत्त वध, पंचवटी, विष्णुप्रिया, विष्णु, ये 2 बार आ गया है, सद्धराज। ठीक है, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी और जौहर। हल्दी घाटी तो आपके सिलेबस में ही है। राम नरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा बेटा, इससे पेपर में पूछी जाती है। इसमें से सबसे ज्यादा इन 2 से पूछी जाती है। ठीक है, जौहर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इस काल में कुछ खंड काव्य लिखे गए थे जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए थे, जैसे रंग में भंग, जयदत्त वध, किसान और पंचवटी। पंचवटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो उसकी विधा से पूछ लेते हैं। अच्छा, इस काल की क्या विशेषता है, तो राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र पर विशेष बल, नैतिक यानी कि अपने नीति से कानून से चलना, है ना, इस पर बल दिया गया। आदर्शवाद यानी कि एक अपने एथिक्स पर काम करना, बोलते ना एक अच्छा इंसान बुरा इंसान कैसा होता है ना, तो अच्छाई पर काम करना, आदर्शों पर बात करी गई थी। खड़ी बोली का प्रयोग, मतलब बहुत ज्यादा इसमें बल मिला था। प्रकृति चित्रण का प्रयोग हुआ था और मानवीय संवेदना यानी कि मनुष्य की जो भावनाएं थी वो अपनी इस काल की कविताओं में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका द्विवेदी युग, इतना ही आपको द्विवेदी युग से पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं हम अब आपका छायावाद काल। ठीक है, जो 1919 से लेकर 1938 तक का टाइम माना जाता है। इसमें से 110% सबसे ज्यादा जो काल से क्वेश्चन आते हैं वो छायावाद काल से ही आते हैं। ठीक है, या तो रीति काल से क्वेश्चन आते हैं या फिर छायावाद काल से आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पड़ेगा कि छायावाद का जनक या छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, जनक मतलब या प्रवर्तक यानी आगे तक ले जाने वाले। अब छायावाद की समय सीमा तो आपको पता ही चल गई है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि छायावाद के 4 पिलर्स, 4 स्तंभ कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद, आपके सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस काल की विशेषता यह है कि इसमें रहस्यवाद यानी कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो रहस्य उस पर बात करेगी। सौंदर्य भाव, प्रतीकात्मक यानी प्रतीकों के माध्यम से बात करी गई थी। सूक्ष्म भावना, छोटी छोटी भावनाओं पर बल दिया गया था। निराशा, वेदना, मानवतावाद, मुक्तक शैली का प्रयोग। अच्छा, मुक्तक शैली की पता है आपको क्यों, क्योंकि छंदों से मुक्त शैली की शुरुआत भी करी थी हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जूही की कली से। ठीक है, तो मुक्तक शैली भी इसी काल में आई। इससे ये वाला चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना। आ जाते हैं इसके बाद, अब
इस काल के प्रमुख लेखक और रचनाएं, ये तो आपको भी पता है कि ये लेखक इंपॉर्टेंट है, उनकी रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है। बेटा आज मैं आपको इनकी रचनाएं बता रही हूँ, चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता, इसलिए आज इनकी सिर्फ रचनाएं बता के जा रही हूँ। नेक्स्ट छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट की मैं वीडियोस बना दूंगी, जिसके अंदर मैं इनकी रचनाओं की ट्रिक्स भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आज पहले आप जान लो कौन कौन सी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम, प्रेम, पथिक, करुणालय, चित्रधारा। ठीक है, और अंतिम कृति इनकी कामायनी है। अगर हम बात करें निराला, तो निराला का उपनाम मतवाला और महाप्राण है। अच्छा, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। बेटा ये याद रखना, छायावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें तो परिमल, अनामिका, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये तो सब इंपॉर्टेंट है, इनको तो करना ही करना है, 110% करके जाना है आपको। सुमित्रानंदन पंत है, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, और इनकी रचनाओं की बात करें तो वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, वाणी, युगपत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ठीक है, और चिदंबरा, चिदंबरा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, तो इन्हें भाई आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही आधुनिक काल की मीरा, काल की मीरा कहा जाता है इन्हें। और रचनाओं की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और अग्निरेखा। इसके लिए यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में। ठीक है, आ जाते हैं अब छायावादोत्तर युग। ठीक है, छायावादोत्तर युग की अगर हम बात करें तो 1938 से लेकर अब तक का टाइम है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया था, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आप कहोगे कि मैम सारे इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, जितना मैंने आज के सेशन में आपको पढ़ाया बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख लेते हैं, तो इसके अंदर समय सीमा दी 1938 से लेकर 1943 तक। इसके प्रमुख कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, और उनकी रचनाएं यहाँ पर दी है। माखनलाल चतुर्वेदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको याद कर लेना, हिम किरटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण और समर्पण। रामधारी सिंह दिनकर की हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारेका, हरिनाम और रसवंती। केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। और रामविलास शर्मा रूप तरंग। नागार्जुन युगधारा, प्यासी पथराई आके, सतरंगी पंखों वाली, तुमने कहा था। रांगे राघव का अजय खंड, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। शिव मंगल सुमन का हिलोल, देव जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना। बाकी इसमें से आप सिर्फ इन दोनों को जरूर याद करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ लेना, पर इन दोनों को और एक इनकी मिट्टी की बारात, इनका याद कर लेना आप। ठीक है, अच्छा, इस काल की क्या विशेषता है, यथार्थवाद यानी कि सच्चाई पर बल दिया गया। वर्ग संघर्ष, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के संघर्ष को दिखाया गया। श्रमशील जीवन यानी कि जो मजदूर वर्ग है उनके जीवन को दर्शाया गया। और क्रांति की भावना यानी बदलाव लाना, लोगों को जागरूक करने की भावना जगाई गई थी इस काल में। ठीक है, अच्छा, इस अब आ जाता है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी 1943 से लेकर 1951 में आते हैं, और इसके प्रवर्तक थे अज्ञे यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे थे। ठीक है, इस काल के की क्या विशेषता थी, व्यक्तिवाद यानी कि इंसान व्यक्ति के जो भावनाएं हैं, इमोशंस पर बल दिया गया था। क्षणवाद, बौद्धिकता यानी बुद्धि, विद्रोह की भावना, प्रतीकात्मकता, नवीन शिल्प, यथार्थ का नग्न चित्रण, ये सारी इनकी क्या है, विशेषताएं रही हैं। अच्छा, इस काल के अंदर 4 तार सप्तक निकले थे, 110% है बेटा। इसके एक तार सप्तक से पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हिंदी में तार सप्तक का मतलब था इसमें 7 कवियों का समूह बनाया गया था, और इसकी शुरुआत जो करी थी वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी ने ही करी थी। और सबसे पहला जो तार सप्तक यानी 7 कवियों का समूह तैयार करके जो निकाला गया था, जो बुक निकाली गई थी, वो निकली थी 1943 में, मतलब 1943 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, किसने करी थी, अज्ञे जी ने करी थी। फिर दूसरा तार सप्तक आया था 1951 में, फिर तीसरा तार सप्तक आया था 1959 में, और 1979 में आया था आपका चौथा। ठीक है, तो इसको आप डेट को बस याद रखिएगा, ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 43, फिर आपका आता है 51,
फिर आता है 59 और फिर 79। ये डेट्स जरूर याद कर लेना, ठीक है। और लास्ट में कुछ ऐसे अब तक के जितना भी सेशन मैंने कराया, कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं पेपर में पूछी जाती है, जो रह गई थी वो मैंने अलग से दे दी हैं। इनको एक बार आप पढ़ लेना। जैसे हमीर रासो की शारगंधार है, गंगा लहरी रत्नाकर की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मधुकलश शतरंगिनी, मधुबाला, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, सात गीतवश, अंधायुग, ठंडा लोहा, अंधायुग यहाँ नहीं आएगा, ठंडा लोहा भी नहीं, ये देख लेना एक बार। कर्णफूड और पलाशवन, पदमभरण, पिघलते पत्थर, तुम चंदनम पानी, ये तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो बहुरी अकेला, अशोक वाजपेयी की। तो ये 3 रचनाएं और आप देख लेना, बाकी खत्म है, ठीक है। तो आज का सेशन आपका यहीं पर हो जाता है समाप्त। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैम इतना कुछ याद करना है, पर बेटा जी आप जब ये चैप्टर अपने बुक में खोल के देखेंगे या कहीं भी पढ़ने के लिए ढूंढेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें देखकर कंफ्यूज होंगे। अब आपको उतनी सारी चीजों में से बस इतना ही पढ़ना है। मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है, आदिकाल, भक्तिकाल, वीर गाथा काल, जो मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल को। इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर, और अगर शॉर्ट कर दिया तो कंटेंट छूटेगा, फिर कल को आप आकर कहोगे कि मैम आपने तो क्वेश्चन कराए नहीं और वो चीजें आ गई। इसमें से कुछ नहीं छूटेगा, इतना कर लो। इसको 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा एक एक टाइम पीरियड निकालकर एक एक काल को पढ़ो। पहले आदिकाल, भक्तिकाल खत्म करो, फिर रीतिकाल करो, फिर आधुनिक काल करो, और फिर इसके बाद में आपको इसके ऊपर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाऊंगी, तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन यहीं पर है। मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नए सेशन के साथ। अपने कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि आपको अगला चैप्टर कौन सा ऐसा है जो आपको पढ़ना है, जो आपको अभी तक नहीं आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो मिलेंगे नए एक चैप्टर के साथ। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि आपके बाकी दोस्तों का भी भला हो सके। तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।